व्हाट्सएप गाइस, 2023 में रचा गृह युद्ध का षड्यंत्र, यूएस के बांग्लादेश प्लान का पर्दाफाश। अरे भैया, तो देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल तो प्लीज, क्योंकि आपको पता है कि यूएस के ऊपर सीधा सीधा बोल दिया है शेख हसीना ने कि उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो देखते हैं क्या कुछ मेजर गौरव सकते, कुछ कहना है। 1 2 3 गो। दोस्तों, अमेरिका का यह खेल है कि जहां जिससे फायदा उठा लिया जाए, फायदा उठा लेते हैं। और क्या इस पूरे मामले के ताने बाने भारत से भी जुड़े हैं? और फिर धीरे धीरे बीएनपी, जो वहां पे मेन ऑपोजिशन अवामी लीग के बरखिलाफ जो पार्टी खड़ी है, उसके साथ इनकी मीटिंग्स होती हैं। खून बहेगा। एक काम करो, जमाते इस्लामी को ढील दो। इस जहरीले सांप के फन पे जो पैर था वो शेख हसीना का था कि जैसे पाकिस्तानी प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स के साथ बाहर के एलिमेंट्स मिले थे, यहां पे स्टूडेंट्स के साथ बाहर के एलिमेंट्स मिले, और ये एलिमेंट्स मिले जमात इस्लामी के। कि अगर अमेरिका के हिसाब से इस चुनाव के नतीजे नहीं आए, आपको अमेरिका की बात माननी है। जब तक आप अमेरिका को यस सर बोल रहे हो, आपको आग लगानी है, आप आग लगाओ। अमेरिका को यस सर बोलते रहना, सर झुका के बात करना। अमेरिका का प्रेसिडेंट जब तक रहता है, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट होता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट चला जाता है, तो शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स 24 घंटे के अंदर अपनी बिरयानी की डेग लेके गायब हो जाते हैं। पूरा इन्होंने एक भौकाल बांधा और अचानक एक दिन वहां से गायब हो गए। कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वॉर फाइटिंग। दोस्तों, यही करा गया है, यही करा गया है बांग्लादेश में। किस तरीके से इन्होंने बांग्लादेश में सब करा, आज जानबूझ के हिंदुओं को वहां पे टारगेट किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये जो आप पूरा खेल देख रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ और शेख हसीना की सरकार गिरी, ये जो सरकार गिरी शेख हसीना की, आपने तो ये पूरा खेल अगस्त में देखा और थोड़ा बहुत आपने जुलाई में देखा। लेकिन क्या आपको पता है कि यह काम 1 साल पहले से हो रहा है? 1 साल पहले से अमेरिका वहां पे बैठे हुए ढाका के अंदर कभी जमाते इस्लामी से मिल रहा है, कभी ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी से मिल रहा है, कभी इसके घर में खाना हो रहा है, कभी उससे मीटिंग हो रही है। अब आप सोचिए, जमाते इस्लामी को इलेक्शन से दूर रखा था, जमाते इस्लामी को इलेक्शन से दूर रखा था, और बीते कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि लोगों ने घेर लिया। रिजाइन कर दिया। दोस्तों, ये यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने बोला था कि जमाते इस्लामी के ऊपर ढक्कन लगा के रखो, जमाते इस्लामी को चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया जाएगा। अमेरिका ने गेम खेला। जमाते इस्लामी वही पार्टी है जिसने 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर बंगालियों को मरवाया था। उस टाइम पर जो 30 लाख बंगालियों को मरवाया था, 10 लाख औरतों के साथ रेप हुआ था। इसमें फोरफ्रंट में जमाते इस्लामी था, और जमाते इस्लामी एक कट्टर इस्लामिस्ट पार्टी है जो कि चाहती है बांग्लादेश में शरिया बने। अब आप बोलेंगे, साहब अमेरिकन का शरिया से क्या लेना देना है? क्या अमेरिकन्स हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट से लड़ नहीं रहे हैं? दोस्तों, अमेरिका का यह खेल है कि जहां जिससे फायदा उठा लिया जाए, फायदा उठा लेते हैं। हम बात करते हैं इस्लामिक स्टेट की, हम बात करते हैं दाइश की। दाइश को भी हवा देने वाले अमेरिकन ही थे, जबकि अलकायदा ने ही उनको काटा था। अलकायदा ने 9/11 करा, 3000 अमेरिकन मारे, लेकिन अमेरिकन फिर बाज नहीं आए। फिर उन्होंने इस्लामिक स्टेट के साथ पार्टनरशिप करी एक एरिया को डिस्टेबलाइज करने की। और क्या इस पूरे मामले के ताने बाने भारत से भी जुड़े हैं? अब आप ये सोचेंगे, साहब ये बांग्लादेश का मैटर, भारत से क्या लेना देना? दोस्तों, लेना देना है। मैंने परसों वीडियो करा था, उसमें मैंने आपको साफ तौर से बताया था कि जो काम पाकिस्तान में हुआ वही काम बांग्लादेश में हुआ, और वही ये काम चाहते थे कि भारत में भी हो। अचानक पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होती है 9 मई को, इमरान खान अरेस्ट होता है, ट्रिगर होती है मास प्रोटेस्ट, और इमरान खान ये कह रहा है कि साहब मैं तो जेल में था, मैं कैसे करवा सकता हूं प्रोटेस्ट? फौज का कहना है नहीं, तुम्हारे ही लोगों ने करवाया। इमरान खान ने बोला, साहब मेरे लोगों ने जो करवाया, अब मैं किसी की गर्दन पकड़ के तो बैठूंगा नहीं, आपने मुझे जेल में डाल दिया, ना मेरे पास मोबाइल फोन, ना मेरे पास कुछ, मुझे क्या पता। और काफी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा 100%, काफी हद तक इमरान खान सही बोल रहा है। और वहां पे कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको जानबूझ के डाला गया। पीटीआई के लोग भी थे उस प्रोटेस्ट में, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की पार्टी के लोग उस प्रोटेस्ट में थे। दोस्तों, मैं 9 मई की बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें ऐसे और भी लोग थे जिनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं था, और जानबूझ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक मौका मिला। ये बाहरी ताकतें थी जिन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करा। वही बाहरी ताकतें मिलके बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर चुकी हैं। आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस हेड ऑफ गवर्नमेंट बना है, चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ही इज बेसिकली हेड ऑफ गवर्नमेंट ओनली। कहने को वैसे प्रधानमंत्री उसका रैंक नहीं है, लेकिन कहने को वही प्रधानमंत्री है, वही सब कुछ है, ही इज एवरीथिंग। अब
ये जो है मोहम्मद यूनुस, ये बाहर रह रहा था विदेश में, इसको वहां से लाया गया। इसको कौन लाया? इसको क्यों हेड ऑफ स्टेट बनाया? लिटरली हेड ऑफ स्टेट है, मैं हेड ऑफ स्टेट बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। इज लिटरली हेड ऑफ स्टेट। उसको किसने बनाया हेड ऑफ स्टेट? इसको किसने वहां पे डाला और बोला कि अब तुम बांग्लादेश की किस्मत का फैसला करोगे। अब ये देखो, मैं आपको बताता हूं स्टोरी दोस्तों अंदर की। बात यह है कि बांग्लादेश मीडिया ने यह लिखा है कि मैथ्यू बे ये फर्स्ट पॉलिटिकल सेक्रेटरी एट द यूएस एम्बेसी, जो वहां पे ढाका में यूएस एम्बेसी है, उसका फर्स्ट पॉलिटिकल सेक्रेटरी है। इसने जमाते इस्लामी के लीडर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर से इसकी 16 अक्टूबर को मीटिंग हुई, यानी कि 16 अक्टूबर 2023 को। 16 अक्टूबर 2023 को, ठीक है जी। इसकी मीटिंग होती है किसके साथ? इसकी मीटिंग होती है सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर की, और इस बंदे का नाम है मैथ्यू बे। यह मीट करता है और फिर धीरे धीरे बीएनपी, जो वहां पे मेन ऑपोजिशन आवामी लीग के बरखिलाफ जो पार्टी खड़ी है, उसके साथ इनकी मीटिंग्स होती हैं। अमेरिका फंडिंग करती है, अमेरिका चाबी देती है, और अमेरिका कहती है कि जमाते इस्लामी को, देखो यार, जमाते इस्लामी के काडर बड़ा दंगा फसाद करेंगे बांग्लादेश में, बहुत प्रॉब्लम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा प्रॉब्लम, यहां पे मारकाट होगी, खून बहेगा। एक काम करो, जमाते इस्लामी को ढील दो। जमाते इस्लामी को पकड़ के रखा था शेख हसीना ने। इस जहरीले सांप के फन पे जो पैर था वो शेख हसीना का था। अब आप देखिए किस तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट और लेफ्ट की मिली भगत होती है। ये मिली भगत आपने भारत में भी देखी है। ये मिली भगत मैं आपको बता रहा हूं भारत के साथ कैसे ताने बाने जुड़े हैं, मैं ये भी एक्सपोज करूंगा। लेकिन समझने वाली बात है किस तरीके से जो लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट्स थे वहां पे बांग्लादेश में, उनको वहां से लिया गया। दे वर मेड टू जॉइन द प्रोटेस्ट। मुद्दा था 30% रिजर्वेशन। किसके लिए? जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो मुक्ति बाहिनी, मुक्ति योद्धा के बच्चे थे या उनके और रिलेटिव्स थे, उनके लिए मुद्दा एक पकड़ा गया। एक बात बताइए, जो ये प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर लोग घुस जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के अंडरगारमेंट्स लेके और जो उसके बेड पे लेट रहे हैं और जो स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं और जो खाना निकाल के भाग रहे हैं, जो सोफा चोरी करके भाग रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। अगर ये बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं तो आई रियली फियर फॉर बांग्लादेश फ्यूचर, बहुत बुरा, बिकॉज स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री एंड इफ दिस इज योर फ्यूचर देन माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम बांग्लादेश, योर फ्यूचर इज वेरी डार्क। बट सच बात तो यह है कि जैसे पाकिस्तानी प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स के साथ बाहर के एलिमेंट्स मिले थे, यहां पे स्टूडेंट्स के साथ बाहर के एलिमेंट्स मिले, और ये एलिमेंट्स मिले जमात इस्लामी के, यानी कि लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट्स, जो कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, जो लेनिन की बात करते हैं, जो माओ की बात करते हैं, राइट, और उनके साथ जमात इस्लामी। वही कट्टर इस्लामिक और लेफ्ट, कट्टर इस्लामिक वामपंथी, इनका मिक्सचर, यही एक्सप्लोसिव मिक्सचर आपको देखने को मिला भारत में दोस्तों। अब मैं भारत की सिचुएशन एक्सप्लेन करने के पहले आपको एक और अखबार का हवाला देता हूं। यह है ढाका ट्रिब्यून। जो प्रिंट का आर्टिकल है वो 2 दिसंबर 2023 का है और ढाका ट्रिब्यून का आर्टिकल है 17 दिसंबर 2023, यानी कि प्रिंट के आर्टिकल के ठीक 15 दिन के बाद। यह बताता है कि यही बात रूस ने बोली। यह आर्टिकल आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। वही बात रशिया ने बोली है। इफ द रिजल्ट्स ऑफ द पीपल्स विल आर नॉट सैटिस्फैक्टरी टू द यूनाइटेड स्टेट्स, अटेम्प्ट्स टू फर्दर डिस्टेबलिश द सिचुएशन इन बांग्लादेश अलोंग द लाइन्स ऑफ द अरब स्प्रिंग आर लाइकली। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने बोला, एमवी जाखारोवा ने 17 दिसंबर 2023 को यह बात बता दी थी कि अगर अमेरिका के हिसाब से इस चुनाव के नतीजे नहीं आए, अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना आउट हो जाए। अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना इनके पकड़ में नहीं आ रही थी, राइट। शेख हसीना कह रही थी, अच्छा मुझे चाइना से ये मिलेगा, मुझे इंडिया से ये मिलेगा, मुझे बांग्लादेश के लिए क्या क्या मिल रहा है बताओ। वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं अमेरिका की सीधी बात है। अमेरिका का यह है कि आपको जो करना है करो, आपको जैसे रहना है रहो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इन दी एंड, अंत में क्या होगा, अंत में आपको अमेरिका की बात माननी है। जब तक आप अमेरिका को यस सर बोल रहे हो, आपको आग लगानी, आप आग लगाओ, अमेरिका को यस सर बोलते रहना, सर झुका के बात करना। यह अमेरिका की डील है दुनिया से यार। और जो अमेरिका की बात नहीं मानता है उसकी सरकार गिरा दी जाती है, उसकी हत्या करवा दी जाती है। अमेरिका यह सब कांड करता है यार। यही चीज यहां पे रूसियों ने, और रूसियों ने यह बात दिसंबर में बोल दी थी कि यह होने वाला है, यह अरब स्प्रिंग टाइप का होगा। लोग अब देखिए, यह अगस्त चल रहा है,
राइट, यानी कि 8वां महीना साल का। ये दिसंबर में बोल रहे हैं, यानी कि आज से 9 महीने पहले इन लोगों ने बता दिया था कि सड़क से। अब किसी को 9 महीने पहले कैसे पता लग सकता है, आप खुद सोचिए। और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके ऑनलाइन देख सकते हैं ये बात। प्रिंट तो इंडियन है, आप जाके देख लो। और ये देखिए ढाका ट्रिब्यून है, इन्होंने 9 महीने पहले, एग्जैक्टली 9 महीने पहले इन्होंने ये बता दिया था कि साहब ये होने वाला है, यहां से लोग उठेंगे सड़क से, इसको एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी, जिसको कहते हैं मूवमेंट का, इसको ठप्पा दिया जाएगा, इसकी मार्केटिंग की ब्रांडिंग होगी और फिर ये लोग घुस जाएंगे गलियारों में, महलों में, यहां वहां और बोलेंगे थी रेबेलियन हो गया, रिवोल्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब ड्रामा होने वाला है। इसमें on December 12, 13, in a number of areas in Bangladesh, opponents of the current government blocked road traffic, burned houses and clashed with police. We see a direct connection between these events and the inflammatory activity of Western diplomatic missions in Dhaka, particular US Ambassador P. Haas, which we already discussed at the briefing on November 22. तो दोस्तों 22 नवंबर 2023 को रूस ऑलरेडी बता चुका था कि जो पीटर हास है, यानी कि US एम्बेसडर टू बांग्लादेश, जो कि ढाका में बैठा है, रूस ने नवंबर पिछले साल में बता दिया। ये तो दिसंबर का आर्टिकल है। रूस ने बता दिया ये जो बंदा है ये काम कर रहा है और ये होगा। आप समझ रहे हैं? रूस ने बता, ये सारा का सारा जो लोग हैं यहां पे कि ऐसा हुआ। अब देखो भारत में भी, अब मैं आता हूं भारत पे, जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि ये बड़ी अजीब सी हरकतें, और ये अमेरिका करवाता है। भारत में अभी तक अमेरिका पूरी तरीके से कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग हैं, छोटी बात नहीं है। दुनिया का सबसे पॉपुलस नेशन है। अब करेगा क्या अमेरिका? वजन इतना है भारत का, यू कांट डू एनीथिंग। समझ रहे हैं आप? अब अमेरिका ने क्या करा दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अमेरिका ने यह काम करा, प्रोटेस्ट, दिल्ली में प्रोटेस्ट होंगे, दिल्ली में प्रोटेस्ट होंगे, हुए। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट, बेबुनियाद बेसरपैर का प्रोटेस्ट, तो बहुत ही बेवकूफी होती है। बेबुनियाद बेसरपैर का प्रोटेस्ट। अमेरिका का प्रेसिडेंट जब तक रहता है शाहीन बाग का प्रोटेस्ट होता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट चला जाता है, शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स 24 घंटे के अंदर अपनी बिरयानी की डेग लेके गायब हो जाते हैं। सीएए के खिलाफ वो प्रोटेस्ट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ वो प्रोटेस्ट था। अब देखो किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे होता है और अमेरिका आपके खिलाफ कैसे करता है। अमेरिका ने चुपचाप से इन ग्रुप्स को यह बोला, धीरे 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 उनके पास ब्रीफिंग गई, पैसे गए, एनजीओ से सब कुछ गया कि देखो स्टोरी हम लोग ये लगाएंगे कि साहब भारत के मुसलमानों को बाहर फेंकने की एक प्लान है मोदी सरकार का। मोदी है कट्टर हिंदूवादी है, वो चाहता है भारत में सिर्फ हिंदू रहें, इसलिए लिहाजा आप एक काम करो कि ये सबको बताओ कि मोदी बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। वो माइंड में, जबकि जो सीए है, उसका कोई मतलब सीए जो है वो बाहर निकालने का नहीं, अंदर लाने का प्लान है। इन्होंने बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई और साल भर के लिए प्रोटेस्टर्स वहां पे बैठे रहे और दुनिया का मीडिया वहां पे बैठा रहा। बॉलीवुड वाले आए, स्पीच दी, ये गलत, मोदी ऐसा, मोदी वैसा, पूरा इन्होंने एक भौकाल बांधा और अचानक एक दिन वहां से गायब हो गए। अचानक कोई मतलब नहीं। भाई साहब मीडिया गया सवेरे कवर करने के लिए, मीडिया वाले फोन कर रहे हैं वापस अपने ऑफिस में, सर यहां पे तो कोई है ही नहीं। कह रहा क्या कह रहे हो? कह रहे सर कोई नहीं है, देयर इज नोबडी हियर, इट्स गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो हमने बाइट लिया था वहां पे, कल तो पूरे दिन 8-8, 10-10 घंटे हमारा कैमरा था वहां पे, अब क्या हुआ? सर कोई नहीं है, कनात वनात सब उतरी हुई है, बिरयानी के डेग कुछ खाली पड़े हुए, पब्लिक है ही नहीं है, सब गायब अचानक, जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल पे एक बटन दबाया और बस आज कल तक की दिहाड़ी थी आपके। अब मैं आपको एक और चीज बोलूंगा दोस्तों, पूरी बात है किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में, हां देखिए, किसानों का जो कानून है, अगर किसानों को नहीं पसंद है तो काम नहीं होना चाहिए। लेकिन किसान आंदोलन में जो अड़थिए थे पंजाब के, वो ज्यादा इन्वॉल्व थे। किसान इतना, मैं आज तक, देखिए मैं भी उठता बैठता हूं, मैं भी दिन में 4 लोगों से मिलता हूं, ठीक है ना। उसमें से कुछ गांव के भी होते हैं, कुछ शहर के भी होते हैं, लोग आते हैं मिलते हैं, थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी है। हाँ मैं गांव में रहता नहीं हूं, वो बात अलग है, लेकिन गांव में रहने की आवश्यकता नहीं है। गांव में रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की बात है कि क्या इश्यूज है। बात यह है कि कोई ऐसा किसान नहीं है जो 6 महीने के लिए अपना खेत छोड़ के दिल्ली बैठ जाए। छोड़ के दिल्ली, हाँ। मुझे लोगों ने बोला है खुद कि साहब हम कहीं शादी पे जाते हैं ना, हम जल्दी कोशिश करते हैं क्योंकि सवेरे हमें वो क्या ट्यूबवेल पता नहीं क्या खोलना है, खेत में पानी देना है, तो हम अपने खेतों को नहीं छोड़ सकते ऐसे।
एक फसल कटती है, दूसरी फसल बोई जाती है, तीसरी कटती है, चौथी बोई जाती है, कुछ नहीं है तो चलो सब्जियां लगाओ। किसान ऐसे काम करता है। यहां पे भैया वो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है नहीं इंडिया में, छोटे छोटे खेत हैं सबके। ऐसा कोई आसामी नहीं है भारत में जो बोले कि जी मेरे 2000 एकड़ है, 3000 एकड़ है। नहीं, किसी का कुछ बीघा, किसी का कुछ बीघा, किसी का 1 एकड़, किसी का 2, इस टाइप के तो खेत हैं। मैं तो मैं देखती हूँ फंक्शन 10 बीघे वाला बहुत बड़ा सेट हो गया। जल्दी रखी बस जाओ काम का। अब 12 महीने का ये है, ऐसा नहीं कैसे कोई 7 महीने का, 12 महीने किसी के पास 7, 8, 10 बीघा है, मेरे को वो अपने आप को होगा। गरीब किसान बोल रहा है और वो 6, 8 महीने दिल्ली में बैठा है। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ। आप अपना ऑफिस छोड़ के बैठ जाओगे? ऑफिस का ओनर आपको बैठने देगा? अरे नोटबंदी हुई थी, लोग यार नहीं बैठने देगा ना कहीं पे। हम कैसे लाइन वो में बोलेगा तुम लगेंगे? ऑफिस में आके हमारे बैठो, तो मैं तुम्हें ऑफिस तनख्वाह है, दे रहा क्या हूँ। करेंगे? जैसे दोस्तों आपका रिश्ता अपने ऑफिस के साथ है, उससे 1000 गुना ज्यादा करीबी रिश्ता, 1000 गुना ज्यादा करीबी रिश्ता एक किसान का अपनी जमीन। वो उसकी माँ है यार, वो पालन पोषण करती है किसान, उसके बच्चे, उसके परिवार का। वो जमीन अपनी छोड़ के जा ही नहीं सकता। केरल का किसान नहीं निकला, यूपी के कहाँ निकले? क्योंकि नहीं ये जो निकले। फार्म लॉस थे ये तो पूरे भारत में लगते, जब लगते तो सिर्फ पंजाब में थोड़ा ना लगते, साउथ में भी इतने सिर्फ पंजाब में किसान लगते हैं। नहीं ये है, तो मिजोरम में भी बिहार वहाँ लगते, नहीं ये तो केरल में भी लगते, ये गुजरात में भी लगते, ये महाराष्ट्र में भी लगते, ये मणिपुर में भी लगते, ये लेह लद्दाख में भी लगते, ये अंडमान निकोबार में भी, ये तो पूरे भारत में लगते हैं। और जबकि ये लॉस तो कांग्रेस ला रही थी लेकिन पहले जो तो। अर्थीय थे पंजाब से निकले, उन्होंने ये सारा का सारा प्रोग्राम शुरू करा वहां से। फंडिंग किसी दिन बैठ के डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे यूएस से, यूके से, कनाडा से क्या क्या फंडिंग आई किसके बाद। और पंजाब का किसान, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो मासूम है और उसको पता ही नहीं उसके पीछे क्या गेम हो गया। क्या गेम हो गया पीछे? हरियाणा वालों को अगली बार पता लग गया, इसलिए इस बार हरियाणा वाले शामिल नहीं हुए। हरियाणा वालों को साफ पता लग गया सीधा बोल कि यार दिया ये सब उन्होंने ये कि है ही गड़बड़ नहीं। मामला है। हाँ। हरियाणा के किसान उसमें शामिल नहीं हुए। पल्ला कर लिया उन्होंने साइड। पहली बार इन अर्थीयों ने हरियाणा के मासूम लोगों का फायदा उठाया। हरियाणा के जो बेचारे, जिसको कहते हैं ना कि अब मासूम ही होता है यार किसान, तो उसका फायदा उठाया। इस बार उन्होंने मना कर दिया, इंटरव्यूज बोला कि भाई हम तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ते, तुम भागो यहां से। दे रिफ्यूज्ड। वो पूरा मैटर। तो ये सब कौन करता है भारत में अचानक? ये जेएनयू में प्रोटेस्ट हो गई, वो जादवपुर, ये बीच बीच में कुछ ना कुछ फ्लेयर अप होता रहता है। ये कौन करवाता है? और जब कुछ समझ में नहीं आता तो भारत की जो हैप्पीनेस रैंकिंग, अब ये देखो, ये भी एक चोचला है भाई बहुत बड़ा। रैंकिंग है हैप्पीनेस रैंकिंग, जो भारत की जो हैप्पीनेस रैंकिंग है ना, यानी कि भारतवासी खुश है ही नहीं यार, उनसे खुश ज्यादा बांग्लादेश वाले। हमें दिख रहा है कैसे खुश हैं। जब तुम सोफा चुरा के भागोगे तो खुश तो हो गई तुम। बांग्लादेश वाले ज्यादा ये खुश सही हैं। है, जहाँ क्राइम ज्यादा है भारत ना, की वो जगह डेमोक्रेसी खुश की है। रैंकिंग गिरा क्यों दी। एक दूसरे को इसी मार के ऊपर पीट के मीडिया चोरी बहस कर रहा है करते शाम हैं। को कि भारत की डेमोक्रेसी रैंकिंग गिर गई। भारत का पासपोर्ट अगर ऊपर गया थोड़ा सा, लेकिन ये वाली रैंकिंग इसकी कम आ गई कि भारत में लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ है। यही माहौल बनाते रहो। कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर फाइटिंग, समझ रहे हैं आप? कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर फाइटिंग दोस्तों, यही करा गया है। यही करा गया है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश का जो करा था वही इन्होंने पाकिस्तान का करा। भारत के मामले में ये लोग फेल हो गए। और भारत के मामले में इसलिए फेल हो गए क्योंकि एक तो यहां पे स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस वक्त, आज भी है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से बनी और लोगों के सपोर्ट से बनी। और तीसरी बात, भारत एक बहुत विशाल देश है, आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते भारत में, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यही अमेरिकन चाह रहे हैं। और अमेरिकन ऐसा भारत में क्यों कर रहे हैं? आखिरी में यह भी बता दूं, आप एंड में तो होता है ना, क्यों भाई आखिर अमेरिका करेगा क्या? जब भी भारत को कुछ करना होता है भारत करता है। जब भी अमेरिका कितना भी प्रेशर डाले, अमेरिका चाहता है भारत चीन से लड़ाई लड़े। भारत कहता है हां ठीक है, हम लड़ेंगे जब चीन हमला करेगा या हमें चीन से डायरेक्ट खतरा होगा। हम फालतू में तुम्हारे कहने पर किसी के ऊपर चढ़ नहीं दौड़ेंगे। अमेरिका कहता है हम हथियार ले लो हमसे, ये लो लो ये ले लो, लेकिन चीन के साथ तुम खटपट कर दो। भारत कहता है चीन के साथ खटपट तो हमने 1962 में भी करी थी, हमने 1967 पे भी करी थी, हमने गलवान पे भी करी थी, लेकिन तुमसे पूछ के नहीं करेंगे यार, तुमसे पूछ के नहीं करेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम रूस से कुछ मत खरीदो। क्यों ना खरीदें रूस से? हम खरीदेंगे, हमारा पैसा, रूस बेच रहा है माल, तुम कौन होते हो बीच में वाले? अच्छा यूक्रेन के मामले में रशिया को कंडेम कर दो। नहीं, एक खास नजरिया होना चाहिए भारत का इजराइल और हमास को लेके। नहीं, हमारा अपना नजरिया है। हमें तो देखिए, बात यह है कि सड़क पे राइट आप जा रहे हैं और वहां पे सड़क पे एक दुकान है राइट, और वो दुकान है हीरे जवाहरात की। आप सोच लीजिए, सड़क पे आप जा रहे हैं, सड़क है, सड़क पे आप जा रहे हैं, हीरे जवाहरात की दुकान है। और अगर आप बलवान हैं, आप चाहेंगे आप उस हीरे जवाहरात की दुकान को आप कंट्रोल करें,
लेकिन वो जो दुकान का मालिक है वो कह रहा है कि अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो खरीदो यार, ये आंखें मत दिखाओ, अगर आंखें दिखानी है तो बाहर जाके दिखाओ, अंदर मत आना। यही चीज है। और इंडिया का मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, इंडिया जब रशिया पे सैंक्शन लगे ना, अमेरिका ने क्या दोष दिखाई कि कोई देश इनसे बिजनेस नहीं करेगा। इंडिया ने कहा भैया मैं अपने देश के नागरिकों के लिए हूँ सबसे पहले। अमेरिका का एक चीज ठीक है। है वो ऊपर वो कि हाँ इंडिया ये सारे देशों को बोल दिया सैंक्शन लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन इंडिया ने सबसे आगे बढ़कर और रशिया के साथ ट्रेड करी, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री हमारे जहां से फायदा होगा वहां से करेंगे ना। ये तो वो वाली बात होगी, इंडिया कुछ नहीं है, इंडिया भी मतलब उसके अंडर आता है, अमेरिका के अंडर। ये कुछ नहीं है, देश देश है। रेट पे वो बोलेगा, ठीक है, और ये नॉर्मल सी है। ये तो वो वाली बात है, पपेट चला रहे हो आप। हाँ, कहीं एक जगह 100 की मिल रही है और बाकी जगह 200 की मिल रही है, तो भाई हम तो 100 की खरीद, आपका लीडर आपको 100 की। वही वाली बात है कि वो कोशिश करता है अमेरिका कि वो इंटरफेयर कर सके हर मामले में, कि आप अब आपको इसको आगे दिखानी है, अब आपको इनके फेवर में बोलना है, इसके फेवर में। इंडिया का नहीं है भैया, इंडिया इजराइल के साथ रहेगा तो फलस्तीन के वहां पर जो लोगों को कुछ हो रहा है तो उनके लिए भी बोलेगा इंडिया, मतलब उनको भी देगा हर एक चीज। इंडिया साथ लेके चलने वालों में से है, ये नहीं कि हाँ कि जस्ट बिकॉज कि वो सुपर पावर है वो कुछ कहता तो वो ठीक है। नहीं, इंडिया ने रशिया को भी बोला, इंडिया ने यूक्रेन को भी बोला। इंडिया यूक्रेन से भी टाइज रखता है अपने उससे भी, तो इसमें आप इंडिया का दोगलापन नहीं करते। इंडिया सही और गलत में फर्क करता है। इंडिया को जहां अपना फायदा लगता है वो चीज, अमेरिका क्या देखता है, मेरे को बस सबसे फायदा लेना अपना फायदा, फायदा देखना है। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है माइंडसेट का। और आपको धीरे धीरे पता ही लग रहा होगा कि ये बांग्लादेश में कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही थी हर तरीके से, नहीं तो लोकल पुलिस भी होती है, आर्मी भी होती है, हर एक चीज बड़े से बड़े लेवल पर जाके कंट्रोल कर सकते थे इस चीज को, लेकिन वो हुआ नहीं। एंड ऑफ द डे ये चीज आपके सामने आई है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।